पेश कर दिया गया है। हमारे देश की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट को संसद के अंदर पेश किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे देश भर में जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस बजट की जबरदस्त प्रशंसा की है और ये कहा है कि ये भारत की अर्थतंत्र को, अर्थनीति को, हमारी इकोनॉमी को यह बजट बहुत मजबूती देगा। एक मजबूत भारत की जो नींव मोदी सरकार ने रखी है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बजट के प्रोविजंस में स्पष्ट नजर आता है। इसी बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज आप सबके सामने चर्चा में अपना विषय रखने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मीडिया के बंधुओं के समकक्ष ये जो बजट लोकसभा में पेश किया गया है, इस पर आप सबके सामने अपना विषय रखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। धन्यवाद रविंद्र जी। वैसे तो हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा रही है बंधु, अभी थोड़े समय पहले लगभग 1.5 घंटा वो गोष्ठी चली, तो सारी बात तो फिर से दोबारा दोहराना शायद संभव भी ना हो, लेकिन मोटे तौर पर एक आध बिंदु रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ये चूंकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, सौभाग्यवश 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा, बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स which was presented immediately when the government took over in 2014 by the then finance minister Arun Jaitley। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है, and there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking, these 3 C's are the constant determinant factor in each of the successive budgets, and each successive budget has, under Prime Minister Modi, has led India forward towards assuming a global role। और इस बजट को जहां एक और आप कह सकते हैं कि इस दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज इंडियाज डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक टेकी डेकेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर 2 पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां इनोवेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती है, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स। अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए। चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई है, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहां तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ की एलोकेशन, इन एडिशन टू 4,000 करोड़ विच वाज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन। क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं, वो भारत एक मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। मैं अभी ऊपर यही बात कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, इज अ सब कॉन्टिनेंट, is a continent, also an island, but it doesn't have the ocean named after it। और जिन्होंने रखा होगा उनको अंदाज होगा कि इतनी संपत्ति इस समुद्र में छिपी हुई है। उसकी तरफ भी हमारा मिशन शुरू हुआ है, डीप सी मिशन, इत्तेफाक से वो भी मेरा ही विभाग है। साथ ही साथ हमारा स्पेस मिशन वो अनलॉकिंग कर दिया गया है पिछले 2 साल में, उसकी तरफ भी मोदी जी ने ही पिछले टैबूज हटाए हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात की जाती है कि जॉब्स क्या है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम सब योगदान करें कि हमारी मानसिकता से जब हम जॉब की बात करते हैं हमें लगता है सरकारी नौकरी, because there is abundant opportunity of job generation in this budget।
अर्थशास्त्री कोई आपको समझाएगा अगर शोध किया हो कि ये जो 5-5.5 लाख करोड़ से बढ़कर के केवल 7.2 लाख करोड़ हो चुका है, अक्सर ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 40% गोज इन जॉब जनरेशन, और इस आंकड़े में से देखिए तो 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन होगी। उसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, आपने देखा हमारे ही बच्चों ने हमारे ही विभाग के द्वारा उस दिन वो प्रदर्शन किया जो मीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उसमें उजाला किया और चौथा देश बन गया भारत। अब यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे। दीज आर दी न्यू स्टार्टअप एवेन्यूज, लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन, एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है कहीं सिक्योरिटी वालों को, तो उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा। कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जब कोहरा पड़ा था, आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था वो सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी ड्रोन की चेक की, और अब वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी जाएगा। अपॉर्चुनिटी मच मोर लिक्विडेटिव देन अ गवर्नमेंट जॉब इस बजट में उसका। इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का। और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे और कोविड के बाद भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए हैं। द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, द वर्ल्ड इज ऑल्सो रेडी टू बी लेड बाई इंडिया, टू बी रेडी टू बी लेड बाई अस। द क्वेश्चन इज वेदर वी आर रेडी। और ये वो बजट है जो अगले 25 वर्षों में, बल्कि उससे पहले ही, भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा जिस भूमिका में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा, और विश्व नरेश अथवा विश्व नेता भी कहलाएगा। इसमें बहुत सारे और आंकड़े हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यदि कोई विशेष बिंदु हो तो आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न सुनील जी भट्ट आज तक, उसके बाद इनका विषय अलग होगा, but that is your job, so I don't grudge that. डॉक्टर साहब, ये जो परिसीमन आयोग है, उन्होंने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो एसोसिएट मेंबर्स से साझा की है, उसमें आप भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। नहीं तो फिर मैं क्या कहूँ? आप अपना नहीं, एक्चुअली वी हैव टू गिव अप दिस हैबिट कि उसने क्या कहा तो मैं उसके बदले क्या कहूँ। जो मैं कह रहा हूँ आप उसका रिएक्शन दीजिए। I am not here to react to what somebody has said, but as far as we are concerned in Bharatiya Janata Party, we trust the legitimacy, the integrity of Delimitation Commission, which is constituted by the Election Commission of India, which is a constitutional body. They follow certain norms, certain parameters, which are very well laid down. So there can't be any deviation. So I think anybody who questions the working of delimitation or the criteria followed by them either has not studied enough the parameters which guide the working of delimitation, or they have some other motives. लेकिन हमारा ये मानना है कि वो जो मापदंड तयशुदा है उसी के आधार पर यदि एक संवैधानिक संस्था अपना कार्य करती है तो प्रत्येक जिम्मेवार कार्यकर्ता अथवा नेता का ये दायित्व है कि उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। There are two questions, sir. Today, Pakistan once again is celebrating that Kashmir Solidarity Day. The propaganda is continuing where they are trying to malign image of the country. And there are letters, there is a toolkit, proper letters from the Pakistan government side, including President and Prime Minister, asking different embassies to continue with webinars, seminars, and they are coming out with new words, genocide, fascist government, Islamophobia. So how do you react to this toolkit and that propaganda that is continuing from Pakistan? I think to a great extent you yourself answered the question that you have put. Actually, I think what is important for us to realize is right from 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India. And therefore, they have been trying all the tricks in the book. They tried 3 wars, then they tried infiltrations, then they tried that 1,000 wound theory of causing insurgency. And now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much, much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile neighbor. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as it's not what I say or what my party says. It's a recognized position
by the Parliament of India, unanimously passed resolution in 1994 when we were not in power, which accepts that if at all there is any issue pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir which continues to be under the illegal occupation of Pakistan even after 75 years. And second question related to the country, hijab controversy is simmering in Karnataka. You think that somewhere certain people are trying to commingle education with religion and politics is also being enveloped to give it a different kind of a shape? But I think under Prime Minister Modi, the education system has been actually given a new direction. If you go into detail and try to study the new education policy, it's such a futuristic document which is going to place India not only at par, it's going to give us a leapfrog jump. And therefore, if some people are not comfortable with the kind of progress that the country is making under Prime Minister Modi, and they're trying to then mix up a religion or communalism or other kind of hate elements to malign this or to derail this agenda or the mission undertaken by Prime Minister Modi, they can't call themselves as the friends of India. सर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब का जो इशू है उस पर स्टेटमेंट दिया है। खासकर उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि अपना राइट है, जो भी करना चाहे कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट्स देना क्या? नहीं, मैंने जो कहना था हमने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो नई शिक्षा नीति मिली है, अच्छा होगा कि हम उस पर ध्यान दें और उसको कैसे कार्यान्वयन करना उस पर ध्यान दें। वो ज़्यादा सकारात्मक होगा, बल्कि हम शिक्षा संस्थानों में किसी और तत्वों को लाने का प्रयास करें जो शिक्षा को डिरेल करने का काम करते हैं। थैंक यू सर, 31 अक्टूबर 2019 के पहले की जो पोस्टें विड्रॉ की गई, आपको लगता है कि जेकेएसएसबी और पीएससी के जो काम करने का तरीका उस पर क्वेश्चनिंग है? नहीं, ऐसा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसका जहाँ तक हमारा संबंध है, केंद्र का संबंध है और डीओपीटी का संबंध है, क्योंकि यहाँ का जीएडी हमारा डीओपीटी कहलाता है, मैं ही उसको देखता हूँ। हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं गया। हमारी तरफ से एक ही आदेश गया था कि इंटरव्यूज की पद्धति को, प्रथा को समाप्त कर दिया जाए सरकारी नियुक्ति। देश भर में हमने समाप्त किया था, यहाँ नहीं था। उसका कारण यह था कि यहाँ बहुत सी शिकायतें आती थी कि रिटन टेस्ट में जो 100 अंक लेते थे उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था, और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में 100 लेते। तो हमने बल्कि जो स्किल टेस्ट है वो मैं चाहूँगा कि आप भी जागरूकता पैदा करें। जो लोग अनावश्यक अपना समय गंवाते हैं, स्किल टेस्ट को भी हमने क्वालिफाई बना दिया। अर्थात किसी ड्राइवर की नियुक्ति है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ड्राइविंग जानता है कि नहीं। वरना क्या होता था कि ड्राइविंग टेस्ट में ही 100 अंक दे करके रिटर्न को। इसी प्रकार अगर कोई फौज में, ये पैरामिलिट्री में भर्ती होता है, सीआरपी में, बीएसएफ में, तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा क्वालिफाइड टेस्ट, देखने के लिए कि अगर उंगली कटी है तो रिटर्न भी पास होगा तो कैसे करेगा। लेकिन मेरिट जो होगा वो मात्र और मात्र रिटर्न टेस्ट होगा। डीओपीटी की तरफ से केवल इतना निर्देश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ है तो मुझे लगता है कि यूटी सरकार से पूछना चाहिए। अब बजट की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर एक रखा गया है, उसमें बहुत से अभी भी संस्थान ऐसे इलाके हैं, खास करके आपके एरिया के जो बनी बसोली का है, मानसर का है, या फिर उधमपुर में या किश्तवाड़ में, इन इलाकों के लिए क्या वो ज्यादा बजट रख रहे हैं? इनको किस तरह से ऐसा है इसके एक्चुअली ये आज की जो बजट की चर्चा थी उसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर का अलग से बजट आने वाला है, लेकिन जो आपने विषय लिया है टूरिज्म का, उसको लेकर के एक तो कुछ फिल्म डेस्टिनेशंस की भी शनाख्त हुई है। आपका कहना ठीक है कि जो हुए हैं उसके अतिरिक्त भी है। हमारी इससे चर्चा हुई थी यूटी सरकार से, उनका कहना है कि वो अभी सूची बढ़ा रहे हैं, उसमें और भी आएंगे। जहाँ तक हमारे चुनावी क्षेत्र का संबंध है, आप शायद ये बात आपको लिए रुचिकारक हो और अगर आप आगे बताना चाहें, मानतलाई का हमारा एक केंद्र है, 35 साल से पड़ा हुआ उजड़ा, इंदिरा जी के समय में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको खंडर बना दिया। ये हम ही ने उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया है, बल्कि वहाँ एक हेलीपैड होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, लगभग तैयार हो चुका है, अब देखने लायक है। इसी प्रकार मानसर के लिए भी 200 करोड़ रुपया केंद्र की राशि से मंजूर किया गया है। वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर होगा, एक स्पोर्ट्स सेंटर होगा, बोटिंग होगी, बोटिंग तो शुरू हो चुकी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी। और साथ ही साथ चूंकि उसका एक श्रद्धा के साथ भी संबंध है, तो वहाँ पर कुछ उस तरह के डेस्टिनेशंस भी डेवलप किए। पिछले कोई 2 दिन पहले बॉर्डर जो प्रोटेस्ट थे, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि 50,000 जॉब्स विल बी गिवन, और मुझे लगता है कि उसमें क्या आपको लगता है कि बॉर्डर बटालियन में क्या एक रिजनमेंट है,
उसको अभी तक एड्रेस वो करना तो मैं तो सत्यपाल मलिक जी से आप पूछे, मुझे तो मालूम नहीं उस बारे में। थैंक यू। सर बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजनाथ सिंह जी ने उसके लिए वो पूरा निकाला था। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का पहले एग्जाम हुआ, अब उनका आगे एग्जाम नहीं हो रहा, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग सड़कों मुझे पे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, मैंने जैसे कहा कि हमारी तरफ से डीओपीटी की तरफ से बार बार कहता हूँ कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन रिटन टेस्ट। इंटरव्यू खत्म कर दिए गए, ड्राइविंग फिटनेस ये क्वालिफाइंग है। और अगर एक बच्चा भी गरीब घर का, मैंने उस दिन कठुआ में भी कहा, गरीब घर, जब नर्सर्स ने स्ट्राइक की थी, गरीब घर का एक भी बच्चा रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट पे आता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर 1000 लोग प्रदर्शन करेंगे हम उसका साथ देंगे। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इज वन। But you are not understood what I said. Now I tell you. अरे डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि एज ए मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेट के इशू पे गवर्नमेंट अभी कुछ ज्यादा नहीं मैं कर पा आपको रही बता रहा हूँ, हमने जो केंद्रीय बजट की बात की ना, पहले उसको आप समझो। जो मैंने बताया 3 लाख करोड़ तो इस कैपेक्स से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अब उसका लाभ कैसे लेती है, आई एग्री विद यू, यूटी सरकार वो उनकी जिम्मेवारी है, और जहां जहां हमारी इंटरवेंशन की जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो भी इसको समझेंगे। लेकिन जहां तक ये बजट है जिसकी आज चर्चा की गई, इट हैज अबंडेंट जॉब जनरेशन एवेन्यूज अवेलेबल थ्रू दिस। अब आप देखिए 65,000 करोड़ से बढ़कर के सड़क निर्माण का होगा कार्य 130 करोड़, 130,000, 1,30,000। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। आज वी लिव इन ईरा ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये नहीं उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने गाली दी, उसने क्या। नाउ 45,000 किलोमीटर रोड्स आर गोइंग, 45,000। तो उसके लिए इंजीनियर भी चाहिए, उसके लिए काम करने वाले भी चाहिए। अब यूटी सरकार कितना उसका लाभ लेगी, और यहाँ पर भी हाईवेज बन रहे हैं, और हम चाहेंगे, हमने ये भी कहा है कि यहाँ के लोग जो है उनको एम्प्लॉय किया जाए प्रेफरेबल। सर एक रिपोर्ट आई है, नहीं बड़ी रिपोर्ट है